Class 12 English 100 marks and the chapter is India through a traveler's eye. Objective questions. पर्ल एस बक was born in. पर्ल एस बक का जन्म कब हुआ था? क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या हो सकता है? आंसर को ध्यान से देखिए सभी विकल्पों को और किसी एक विकल्प को आप चुनकर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप दे सकते हैं। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा सी 1892। जी हाँ, 1892 इज द राइट आंसर। बाय बर्थ पर्ल एस बक वॉज, जन्म से पर्ल एस बक क्या थी, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म से वह क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए अमेरिकन। जी हाँ, ए अमेरिकन। बाय बर्थ पर्ल एस बक वॉज अमेरिकन। पर्ल एस बक वॉज रेयर्ड इन, पर्ल एस बक का पालन पोषण, रेयर्ड मीन्स पालन पोषण, जी हाँ, उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा सी चाइना। जी हाँ, पर्ल एस बक वॉज रेयर्ड इन चाइना। राइट आंसर इज सी चाइना। पर्ल एस बक वॉज रेयर्ड बाय हर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पर्ल एस बक का पालन पोषण किसके द्वारा हुआ था? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। अगर इन अबाउट द ऑथर आपने पढ़ा होगा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे सकेंगे। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा डी मिशनरी पेरेंट्स। जी हाँ, राइट आंसर होगा डी मिशनरी पेरेंट्स। पर्ल एस बक टॉट इन, पर्ल एस बक कहाँ पढ़ाती थी? जी हाँ, पर्ल एस बक टॉट इन। तो राइट आंसर इसका होगा सी ए चाइनीज यूनिवर्सिटी। राइट आंसर इज सी ए चाइनीज यूनिवर्सिटी। पर्ल एस बक वन द नोबेल प्राइज इन, पर्ल एस बक वन द नोबेल प्राइज इन। पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था? क्या लगता है आपको राइट आंसर? अगर आपने स्टडी की होगी अबाउट द ऑथर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई चैप्टर के, तो शुरू में ही आपको मिल जाएगा कि पर्ल एस बक को नोबेल कब मिली थी। ओके फाइन, अब तक आपने अपना आंसर कमेंट करके बता दिया होगा। अब मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा बी 1938। जी हाँ, 1938 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। बक्स फैमिली डॉक्टर वॉज द, बक्स फैमिली डॉक्टर वॉज द। पर्ल एस बक की फैमिली डॉक्टर इसमें से क्या था? तो राइट आंसर इसका होगा बी इंडियन। जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा बी इंडियन। गांधीज होल्ड वॉज अपॉन, गांधीज होल्ड वॉज अपॉन, गांधी की पकड़ इनमें से किस चीज़ों पर थी? तो ऑप्शंस तो आपने देख ही लिया है, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा सी बोथ। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। इंटेलेक्चुअल एंड पेजेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स मीन्स बुद्धिजीवी और पेजेंट्स मीन्स किसान, तो इन दोनों पहलुओं पे गांधी जी की पकड़ थी। राइट आंसर होगा सी बोथ। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड, इन्वेड मीन्स आक्रमण करना, हमला करना, चढ़ाई करना। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेड, यूरोप से मंगोलियन ने कहाँ आक्रमण किया था, कहाँ हमला किया था? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा डी कश्मीर। जी हाँ, डी कश्मीर इज द राइट आंसर। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड कश्मीर। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, President of General Assembly of the United States was the first woman President of the General Assembly of the United States was the, प्रथम महिला राष्ट्रपति जनरल असेंबली की यूनाइटेड स्टेट की कौन थी इनमें से? क्या वो जापानीज थी, अमेरिकन थी, चाइनीज थी या इंडियन थी? ओके फाइन, तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा अपना और कमेंट करके बता भी दिया होगा। तो मैं आपको आप तुरंत बता दूं इसका राइट आंसर होगा डी इंडियन। जी हाँ, राइट आंसर होगा डी इंडियन। द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वर डिसअपॉइंटेड विथ द, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश। द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, युवा भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग लोग किस चीज, किनसे निराश थे? चलिए, तो मैं आपको बता दूं कॉमन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ए
इंग्लिश, मतलब ब्रिटिश रूल से वो निराश थे। तो राइट आंसर इसका होगा ए, इंग्लिश। द इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट, इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों की आयु सीमा कितने वर्ष की थी उस समय? जैसा कि ये बात द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है, तो इस समय आयु सीमा भारतीयों की क्या हुआ करती थी? चलिए, तो मैं आपको बिना देर किए तुरंत बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी, 27 ईयर्स। जी हाँ, मात्र 27 वर्ष आयु सीमा हुआ करती थी उस समय। राइट आंसर होगा डी, 27 ईयर्स। थोड़ा सा आपको शॉक लग सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, आप बुक में इसको देख सकते हैं। इट इज़ राइट। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स, भारत के तमाम बुराइयों के लिए लेखिका किसे आरोप लगाती है, किसे दोषी ठहराती है? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, द इंग्लिश रूल। राइट आंसर होगा बी, द इंग्लिश रूल। जी हाँ, लेखिका भारत के साथ होने वाली तमाम परेशानियों के लिए ब्रिटिश रूल को दोषी ठहराती है। राइट आंसर होगा बी, द ब्रिटिश रूल। द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट, द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट, लेखिका भारत के एक परिवार में भ्रमण के दौरान कैसा महसूस की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके फाइन, तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, हैप्पीनेस। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए, हैप्पीनेस। द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ द, लेखिका की किताब कम माई बिलव्ड नाम की किन चीज़ों से निहित है? तो राइट आंसर इसका होगा डी, इंडियन बैकग्राउंड। जी हाँ, राइट आंसर होगा डी, इंडियन बैकग्राउंड। जी हाँ, इस चैप्टर में के आधार पे इस किताब में भारतीय पृष्ठभूमि की व्याख्या की गई है। तो राइट आंसर होगा डी, इंडियन बैकग्राउंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि चैप्टर में बहुत कम ही क्वेश्चन रहते हैं, तो जो चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं डालता हूं, ताकि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अच्छा हो सके। वैसे सभी चैप्टर्स के अगर आप क्वेश्चंस एक साथ करेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और मैं ज़्यादा क्वेश्चन डाल दूंगा तो सभी पे आप फोकस भी नहीं कर पाएंगे। तो सारे चैप्टर से 10-10, 15-15 क्वेश्चन है, उनको अगर आप एक साथ तैयारी करेंगे तो फिर वो ज़्यादा लगने लग जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट में मैं करके दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अब एक और चैप्टर बच गया है ऑब्जेक्टिव के लिए, ए मैरिज प्रपोजल, उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आगे आपको मिल जाएगी, जो कि लास्ट चैप्टर होगी इंग्लिश की। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।